नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय पौधों में जनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आइए हम उत्तर जानते हैं। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, मुकुलन। पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर की कोशिका में से केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव के शरीर से पृथक यानी कि अलग हो जाते हैं तथा वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दूसरा विधि है खंडन विधि। जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीवन के रूप में वृद्धि करने लगता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। तीसरा विधि है कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है कि बीजों के बिना पौधों के किसी कायिक बहुकोशिक भाग से नए पौधे उत्पन्न करके वंश चलाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तथा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्रकृति में पौधे की जड़, तना, पत्तों आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे पैदा करना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, जैसे कि आलू, अदरक, पत्थर चट इत्यादि। रोपण द्वारा कलम लगाकर या दाब कलम लगाकर मनुष्य स्वयं ही अपने प्रयत्नों से पौधों को तैयार करता रहता है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे कि गुलाब, आम इत्यादि। कवकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं। ये उच्च ताप व निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेलने के लिए अनुकूल होते हैं। इनकी रक्षा एक कठोर सुरक्षात्मक कवच यानी कि आवरण करता है। जीवाणु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। मॉस और फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, पौधों में नर युग्मक पुंकेसर और मादा युग्मक स्त्री केसर विद्यमान यानी कि मौजूद होता है। परागन क्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आता है और दोनों युग्मकों का संयुक्त होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है, जो बीज बनने की प्रथम अवस्था है। बीज से नए पादप का जन्म होता है। इन बीजों से विकसित पादपों में अपने पैतृक पादपों के समान गुणधर्म होते हैं। लैंगिक जनन में जनन के उपरांत भी माता पिता अपने शिशु के रूप में जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, अलैंगिक जनन, इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है। वहीं लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, वहीं लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। वहीं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में
नए गुण पैदा हो सकते हैं। अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, वहीं लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता नहीं होती, वहीं लैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में पैतृक पादप जनन उपरांत अदृश्य हो जाता है, वहीं लैंगिक जनन में पैतृक पादप जनन उपरांत संतान के रूप में जीवित रहता है। अगला प्रश्न, स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। उत्तर, स्वपरागन में परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वहीं परपरागन में परागकण किसी दूसरे पौधे के फल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागन में परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, वहीं परपरागन में परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। स्वपरागन विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं, वहीं परपरागन द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। स्वपरागन में नई जातियां उत्पन्न नहीं होती, वहीं परपरागन में नई जातियां उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। उत्तर, सभी परागकणों की भीतरी रचना प्रायः मिलती जुलती होती है। प्रत्येक परागकण के दो चोल होते हैं, आंतरिक चोल तथा बाह्य चोल। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है और तब बाह्य चोल टूट जाता है। इस नलिका को परागनली कहते हैं। परागनली बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। जनन नाभिक दो नर नाभिकों में बंट जाता है। इनमें से एक नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलता है, इसे निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बीजों का प्रकीर्णन प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला, वायु द्वारा। कुछ हल्के रोम युक्त बीज जैसे आक यानी कि मदार, सूरजमुखी, सेहिजन यानी कि ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी कि मैपिल के बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। दूसरा विधि है जल द्वारा। जिन फलों का आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होता है वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि नारियल। तीसरा विधि है जंतुओं द्वारा। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना एवं जैंथियम। अंतिम विधि है फलों के फटने द्वारा। एरंड और बाल्सम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं और इनमें स्थित बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। अगला प्रश्न, परागन क्रिया क्या होती है। उत्तर, जब एक फूल का परागकण उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में गिरता है तो इस क्रिया को परागन क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, युग्मनज किसे कहते हैं। उत्तर, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से बनने वाली कोशिका को युग्मनज कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज के सारे प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।